मार्को मूवी में मार्को नाम का एक डीप मीनिंग है जो प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर को लेयर देने का काम करता है। वहीं पे क्लाइमैक्स में मार्को की पूरी फैमिली ब्रूटली कत्ल होने के बाद भी उसका सज धज के लड़ने जाना सभी को देखते हुए काफी इलॉजिकल लग रहा था, लेकिन उसके भी अपने मीनिंग है जिनको जानने के बाद तुम्हारी डायरेक्टर के लिए रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। यही नहीं बल्कि साइरस के डेंजरस होने से लेके मूवी के कलर थीम तक मार्को मूवी में बहुत सारी हिडन डिटेल्स डाली गई है। लेकिन डिटेल्स के अलावा हम इसकी एंडिंग पे भी बात करेंगे कि पार्ट 2 में क्या हो सकता है और ये वाला आदमी कौन है। और हाँ, ये मार्को मूवी हिडन डिटेल्स का पार्ट 2 है, तो इसमें पार्ट 1 वाली डिटेल्स नहीं है, इसलिए अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लो, ये वीडियो ज्यादा मीनिंगफुल लगेगी। डिटेल नंबर 1, तो पहले मार्को के नाम की ओरिजिन के बारे में ही जानते हैं। इसे लिया गया है मार्को पोलो के नाम से। He was a Venetian merchant, explorer and writer who traveled through Asia along the Silk Road between 1271 to 1295। और इसी हिंट को मजबूत करने के लिए मार्को को हमें इटली जाते हुए भी दिखाया गया है, क्योंकि ग्रेट ट्रैवलर मार्को पोलो भी इटली से ही थे और इसलिए मार्को की इटली से केरला वापस आने वाली जर्नी सिंबलाइज करती है मार्को पोलो की जर्नी को। नंबर 2, अब इस सीन में जॉर्ज जब मार्को को ये बताने के लिए फोन करता है कि विक्टर को मारने वाला रसल ही है, तो एक शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमें ये बाद में दिखाया जाता है कि रसल उसी गाड़ी में बैठा है और सारी बातें सुन रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इसका क्विक हिंट हमें दिया गया था, जहाँ कॉल के वक्त वाइड एंगल शॉट से उनकी लोकेशन रिवील होती है, तो डिफेंडर पे फोकस होता है जो कि रसल की कार है, जिसको विक्टर ने शुरुआत में ही पहचाना था। वैसे जब मार्को को जॉर्ज का फोन आता है तो उस पे ईचियान लिखा होता है और गूगल के मुताबिक ईचियान का प्रयोग आमतौर पर पत्नियों या निकटतम परिवार के सदस्यों द्वारा सम्मान देने के लिए किया जाता है। वही भी इसके ही सिमिलर एक दूसरा वर्ड है आचायन। अब ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल केरल के क्रिश्चियन समुदायों में वृद्ध पुरुषों को संबोधित करने के लिए किया जाता है, खास करके बड़े भाई के लिए। तो टेक्निकली देखा जाए तो मार्को को आचयन लिखना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वो जॉर्ज का सगा भाई नहीं है, इसलिए उसके दिल में रिस्पेक्ट ज्यादा है। अगर कोई मलयालम साइड से है तो इसे कमेंट में क्लियर करना, क्योंकि मैं इसको लेकर पूरा श्योर नहीं हूँ। वैसे मार्को की नाम की तरह विक्टर के भी नाम का एक मीनिंग है, विक्ट्री यानी कि जीत, और इसमें तो कोई नई बात नहीं है। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ी आयरनी हो जाती है, जहाँ विक्टर जिंदगी भर हारता रहता है, वही उसके नाम का मीनिंग जीत है। वो क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ, बहुत बड़ी विडंबना है जो राइटर ने विक्टर के साथ की है। वैसे क्या तुम्हें पता है कि मार्को मूवी की कलर थीम स्टोरी टेलिंग को एनहांस करने और कैरेक्टर के इमोशंस को दिखाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो इसको शॉर्ट में ब्रेक डाउन करता हूँ। जैसे कि मार्को के पास्ट वाले सीन्स स्पेशली माँ और मरिया के साथ वार्म ह्यूज में दिखाए गए हैं। उसके घर के सीन्स और बचपन की यादों में गोल्डन या फिर सेपिया टोन्स का यूज किया गया है, जो वार्म, कंफर्ट और हैप्पीनेस, लॉन्च जैसे इमोशंस को सिंबलाइज करने का काम करती है। अब वही पे जब मार्को अपने रिवेंज मिशन पे निकलता है तो कलर ग्रेडिंग थोड़ी कोल्डर शेड में शिफ्ट हो जाती है। यही नहीं बल्कि जब वो अकेला होता है, सोच रहा होता है या किसी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब मेकर्स ने ब्लू और ग्रे टोन्स को यूज किया है जो उसकी इमोशंस की कोल्डनेस को दिखाते हैं। वही पे नाइट सीक्वेंस और जेल वाले सीन्स में ग्रीनिश यूज होते हैं जो टेंशन और इरीनेस को बढ़ाता है। और अगर तुम नोटिस करोगे तो जो भी ब्रूटल एक्शन सीन्स है उनमें वाइब्रेंट कलर नहीं होते, बल्कि ब्लैक्स, ग्रेस और डिसैचुरेटेड टोन्स डोमिनेट करती हुई दिखती है। क्लाइमैक्स में जब मार्को फुल रिवेंज मोड में होता है तब सबसे लो सैचुरेशन यूज होते हैं जो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाता है। और क्लाइमैक्स में जब मार्को अपना रिवेंज कंप्लीट कर लेता है तो लास्ट में कलर ग्रेडिंग थोड़ी गोल्डन ह्यूज में शिफ्ट हो जाती है, जो सबकॉन्शियसली ही व्यूअर्स को क्लोजर का हिंट देती है। लेकिन हाँ, नोटिस ये भी हो जाता है कि ये पूरी तरह से वार्म टोन्स में वापस नहीं जाता, जो दिखाता है कि रिवेंज खत्म हो गया है, लेकिन जो डैमेज मार्को को हुआ है वो वैसा ही रहेगा। अब देखो, ये कलर यूजेस मार्को को विजुअली स्ट्राइकिंग बनाती है और बिना ज्यादा डायलॉग्स के उसके इमोशंस को और ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने का काम करते हैं। डिटेल नंबर 6, वैसे पता नहीं तुमने ये नोटिस किया है कि नहीं, पर साइरस के पास ज्वेलरी है वो सभी चांदी की है। उसके गले के चेन से लेकर हाथ के अंगूठी तक उसने सोने का कुछ भी नहीं पहना है। अब ये चीज अजीब इसीलिए है क्योंकि उसका खुद का बाप टोनी गोल्ड स्मगलिंग करता है। लास्ट के सीन में मरिया अलमारी से गन शूट करते हुए बाहर आती है, लेकिन जाते वक्त उसके पास कोई गन नहीं होती। दरअसल स्टार्ट में उसने इस सीन में अलमारी में वो गन रखी थी। वैसे ये फाइट शॉट मेरे को बहुत अच्छा लगा,
जहाँ साइरस के गुंडे मार्को को पकड़ लेते हैं। उन सभी के पास गन्स है, तो उन्हें मारने से पहले वो उनमें से दोनों को एज अ कवर यूज करता है ताकि उसे गोली ना लगे। एंड दैट इज अमेजिंग। नंबर 9, मार्को के कपड़ों को बहुत ही मीनिंग के साथ डिजाइन किया गया है। उसके कपड़े सारी फिल्म में ग्रे या फिर डार्क ही दिखाए गए हैं, जो उसके डेविल कैरेक्टर को शो करते हैं। लेकिन नोटिस करना, जैसे जैसे मार्को प्रतिशोध की गहराइयों में उतरता है, उसकी पोशाक हल्के से गहरे रंगों में बदल दी जाती है, जो उसके नैतिक पतन को स्पष्ट रूप से दर्शाने का काम करती है। को ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गई क्या? खैर, विक्टर की गर्लफ्रेंड जब मार्को को उसका बनाया परफ्यूम देने आती है, तो मार्को की बॉडी पे इस साइड पे देखो अजीब से निशान है। अगर तुम जिम वाले बंदे हो तो तुम्हें पता होगा, इन्हें स्ट्रेच मार्क कहा जाता है। अब ये निशान तब आते हैं जब आप वेट लॉस करते हो, वो भी तेजी से। और ये मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म के हीरो उन्नी मुकुंदन ने वाकई में मार्को को प्ले करने के लिए अपनी बल्कि बॉडी को लीन बनाया था, यानी कि वेट लॉस किया था। अब ऐसा करने के दो कारण थे। एक तो मार्को का कैरेक्टर कूल और स्मार्ट दिखाने के लिए लीन बॉडी की जरूरत है, यानी कि ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, ना कि जॉन अब्राहम जैसी। और दूसरा, उन्हें मार्को को साइरस से फिजिकली वीक दिखाना था ताकि इस सीन का इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। वैसे लास्ट में इस फैमिली फोटो के नीचे गिर के खून से भीगना जॉर्ज की पूरी फैमिली के ब्रूटली खत्म होने को ही इंडिकेट करता है। वैसे क्या तुमको पता है कि विक्टर के रीबर्थ को दिखाने के लिए उसके बेटे को भी ब्लाइंड दिखाया गया है? अब देखो, मैं इसको लेकर श्योर नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से उसके हाथ में फूल है और उसके आंखें बंद है, वो ब्लाइंड तो लग रहा है। और उसके फूल को पकड़ के बैठने का स्टाइल भी विक्टर का ही है। और मैं इसको लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट इसीलिए हूँ क्योंकि विक्टर जन्म से अंधा था, तो जेनेटिक कंडीशन की वजह से इसके बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि उन लोगों के बच्चे भी ब्लाइंड हो जो कि जन्म से ब्लाइंड होते हैं। तो लास्ट में मार्को का हेयर कट करके नहा धो के सेंट लगा के जाना कई लोगों को इलॉजिकल लगा था, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले उसकी फैमिली इतनी ब्रूटली मरी थी कि थिएटर में लोगों को उल्टियां हो गई थी और वो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे कि शादी में जा रहा हो। लेकिन इसका भी एक डीप मीनिंग है। उसे जानने से पहले तुमने अगर इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो तुम्हें याद होगा कि मैंने वहाँ पे बोला था कि मूवी के सभी कैरेक्टर्स को ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं दिखाया है। जिन्होंने नहीं देखा उनको शॉर्ट में बता दूं कि ये लोग अपने किसी भी करीबी के मरने पे या फिर टॉर्चर होने पे इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं है। अब इसको लॉजिकली समझने के लिए मेकर्स ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है उसे समझना जरूरी है। ये दुनिया काइंड ऑफ जॉन विक की दुनिया की तरह बनाई गई है, जहाँ पर मरना और मारना बहुत ही आम है। और ये दोनों फैमिलीज ऐसी बैकग्राउंड से आती है जहाँ ये सब बहुत ज्यादा आम है। इसलिए अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अपने भाई के मौत पे मार्को और जॉर्ज दुखी तो होते हैं, लेकिन रोते नहीं है। उनकी आंखों से एक आंसू तक नहीं आता। वही भी दूसरी पार्टी वाला साइरस भी अपने बाप का बदला लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, बजाय कि अपने बाप के मरने का शौक मनाने में। और इससे तुम मार्को की सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसकी सारी फैमिली ब्रूटली मर गई है और उसके भाई ने उसे बदला लेने को कहा है। और रही इस मेकओवर की बात, तो वर्ल्ड बिल्डिंग के अलावा अंतिम मुकाबले से पहले मार्को अडॉप्ट्स अ मोर इंटिमिडेटिंग लुक, एंड दिस लुक इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस लुक इज सिंबलाइजिंग हिज कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रिवेंज। और सेंट का तो मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि ये सेंट विक्टर ने खास मार्को के लिए बनाया था। तो मार्को बदला लेने के लिए एक तरह से विक्टर को अपने साथ ले जा रहा है। डिटेल नंबर 14, सिंबॉलिक यूज ऑफ एसिड। विक्टर की मृत्यु से लेकर अंतिम युद्ध तक एसिड का बार बार प्रयोग प्रतिशोध की विनाशकारी प्रकृति का प्रतीक है, जहां दोनों ग्रुप रिवेंज के चक्कर में अपना सब कुछ खो देते हैं। यानी रिवेंज को सिंबॉलिक वे में उस एसिड से इंडिकेट किया गया है। वैसे कंक्लूजन से पहले काब्राल गोल्ड के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि जॉर्ज का जो फैमिली बिजनेस है उसे गोल्ड की दुनिया में काब्राल गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इस ब्रांड को जॉर्ज के पुरखों ने बनाया था और इसकी गोल्ड स्मगलिंग की दुनिया में क्या कीमत है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि विक्टर की गर्लफ्रेंड वाली डील में टोनी ने सोने के साथ ये ब्रांड भी मांगा था। वैसे डिटेल ये है कि काब्राल गोल्ड इज एक्चुअल गोल्ड एक्सप्लोरेशन कंपनी दैट इज डेवलपिंग अ गोल्ड प्रोजेक्ट इन ब्राजील। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 2014। ओके, तो फाइनली कंक्लूजन की बारी, यानी कि एंडिंग एक्सप्लेन की बारी। तो ये गाड़ियाँ किसकी है और कौन है जिसने शेर के मुंह में हाथ डाला है? टेक्निकली कुत्ते के मुंह में। अबे साले,
सॉरी, पर देखो ये मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि इसके अंदर जो आदमी है वो कौन है, क्योंकि ये कोई भी हो सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है जब इस सीन को बनाया गया तब इनके पास पार्ट 2 को लेकर कोई भी प्लान नहीं था। वो बस उन्होंने बीज बो दिए है, अब पौधा कौन सा होगा यानी कि पार्ट 2 में क्या होगा इस पर वो स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट करेंगे, या फिर प्रोबेबली कर दी होगी, या फिर अभी अभी उनके दिमाग में आइडिया आया होगा जिस वक्त तुम ये वीडियो देख रहे हो। वेरी बैड। लेकिन मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्नी मुकुंदन के इंटरव्यू मैंने सुना है, वो कह रहे थे कि अगर पार्ट 1 हिट हुआ है इसलिए हम पार्ट 2 बना रहे हैं, यानी कि अगर पार्ट 1 हिट नहीं होता तो पार्ट 2 भी नहीं बनता। लेकिन टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारी तसल्ली के लिए, सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने थ्योरी बनाई है, तुम्हें निराश थोड़ी ना करूंगा। तो देखो मेरे हिसाब से यहाँ फैमिली वॉर होने वाला है। आई नो कि दोनों पार्टीज की फैमिली जड़ से ही खत्म हो गई है, पर ये थ्योरी बनाने के पीछे कारण है ये सिंबल जो काबरल गोल्ड का है, उन्हें विरासत में मिला था। और इस गाड़ी में होने का मतलब सिंपल है कि जॉर्ज के बाप का कोई और भी भाई होगा जिसको लॉर्ड मार्को ने बेदखल कर दिया होगा। नहीं ये वाला मार्को नहीं, जॉर्ज के दादाजी लॉर्ड मार्को की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर जॉर्ज के बाप ने किया होगा और अब जॉर्ज न होने की वजह से वो वापस आ गया होगा। इसका एक हिंट मार्को की रिएक्शन से भी मिलता है, जो गाड़ियों को देखते ही वापस विक्टर के बेटे की तरफ देखता है। इसका साफ मतलब होता है कि गाड़ी में बैठे आदमी को वो अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उसने विक्टर के बेटे की तरफ देखा, क्योंकि वो जानता है कि गाड़ी में बैठा आदमी क्या कर सकता है। बाकी जैसा कि मैंने कंक्लूजन के स्टार्ट में बोला, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि वो स्क्रिप्ट किस तरह से लिखते हैं ये तो पूरी तरह से उन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि मार्को ने एनिमल से इंस्पिरेशन लिया है कई जगह पे, तो यहाँ पे भी एनिमल जैसा फैमिली बिजनेस में लफड़ा हो सकता है। अब अगर तुम्हारे पास कोई और थियरी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। ट्राई क्या करूंगा, रिप्लाई दूंगा ही भाई। बाय बाय।